बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और वेलकम बैक के साथ लेक्चर नंबर 12 और हमारा ये चैप्टर नंबर भी 12 है। और ये हमारी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। सेकंड लास्ट चैप्टर है। चैप्टर मेनली अबाउट है परफॉर्मेंस वैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन और ऑप्टिमाइजेशन क्या है हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 के बारे में मैं चैप्टर नंबर 12 के लिए मैं कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे क्लॉक नज़र आया। क्लॉक से याद आता है टाइम। और जब टाइम की बात होती है तो टाइम हमारा बहुत कीमती होता है, जो हमारी जनरेशन या हमारे लोग जो से हैं वो समझते नहीं हैं। ठीक है, वो कदर नहीं करते। ठीक है, तो जब टाइम की बात आती है तो मुझे जो है ये स्टीफन आर्कवे जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है उसकी एक सेइंग याद आती है, द की इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इट इज़ इन्वेस्टिंग इन इट। ठीक है, स्टीफन कवे के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर उसकी अगर आपने एक बुक पढ़ी हो, बुक पढ़ा कीजिए। अपनी MCSE MCITP या CCNA से हट के भी बुक पढ़नी चाहिए। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बट फेमस बुक है, इंपॉर्टेंट नहीं कहनी चाहिए। 7 हैबिट्स। ठीक है, आप में से बहुत सारों ने पढ़ी होगी। ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई वुड सजेस्ट यू टू रीड इट। अगर आपका दिल नहीं है तो बिल्कुल नहीं करें। ठीक है, सो द कीज इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम बट इज इन्वेस्टिंग इन इट। वैसे ही आ गया मोरल लेक्चर से आगे चलते हैं। हमारा जो सा टॉपिक है इज़ अबाउट अ परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस इज़ ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, कि हम कितना फास्टर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो टाइम से निकला फास्टर प्रोसेसिंग कि भाई अगर मुझे एक जॉब दी जाती है तो वो मैं कितनी जल्दी करता हूँ। अगर मुझे एक जॉब दी जाती है और वो मैं 1 सेकंड के अंदर परफॉर्म करता हूँ और वही सिमिलर जॉब दूसरा बंदा 10 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करता है तो मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो टाइम से ये स्टोरी निकल आई। ठीक है, हाउ हाउ आई लिंक्ड इट। एनीवे, सो जब अब आप जितना आपने अभी तक MCITP पढ़ लिया उसमें आपने देखा कि आपने जी DHCP सर्वर भी लगा दिया, आपने DNS सर्वर भी लगा दिया, आपने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स भी लगा दिए, आपने जी वर्चुअल डेस्कटॉप भी कर दिया, एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन जिसे हमने क्या कहते थे, वर्चुअलाइजेशन कर दी। आपने जी बैकअप्स प्रोसीजर्स भी लगा दिए और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब आपका नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क के अंदर थोड़ी सी टर्बुलेंस आ गई है, जिस तरह जहाज जा रहा होता है तो उसके अंदर टर्बुलेंस आ जाती है। ठीक है, तो टर्बुलेंस क्या कि आपका जो सर्वर है उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो गई। ठीक है, आपके सर्वर पहले जो लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि जब हमने नया नया नेटवर्क लगाया था तो नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा था, अब नेटवर्क अच्छा काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो कभी कभी बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर जो सा है, आप लोग तो सिस्टम एडमिन होंगे, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको पॉइंट आउट करना पड़ता है कि भैया ये जो सर्वर है आपका, ठीक है, ये हमारे स्विच के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, और इसकी दूसरी केबल हमने अगर हाई रेजिलियंस क्लस्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये आगे जाके किसी कोर स्विच के अंदर कनेक्टेड है और वो कोर स्विच आपसे एक राउटर से कनेक्टेड है और वो आपके इंटरनेट क्लाउड पे कनेक्टेड है। तो जी भैया आपकी इस केबल पे मसला है या आपकी खुद इस डिवाइस के अंदर मसला है। तो बीइंग कभी कभी नेटवर्क इंजीनियर आपको इस सर्वर के अंदर भी घुस के बताना पड़ता है सर्वर वालों को, भैया आप अपने सर्वर की परफॉर्मेंस चेक करें, हमने अपने नेटवर्क की देख ली, उसमें कोई मसला नहीं है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, कुछ टूल्स ऐसे जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर बिल्ट इन नहीं आते, वो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से मिल जाते होते हैं। ठीक है, तो उन टूल्स के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे कि वो क्या टूल्स हैं, और मोस्टली जो 3-4 बेसिक बेसिक टूल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे काम करते हैं और उससे हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस अखज़ कर सकते हैं कि हमारा सर्वर डाउन हो गया। उसकी वजह यह है कि कल को अगर आपको पता चलता है, आप नेटवर्क की टीम के साथ बैठे और उन्होंने वर्कआउट किया तो पता चला कि यार इस सर्वर के अंदर जो सी है वो रैम जो सी है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो रैम जो सी है या रैम या प्रोसेसर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको एक कोई कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होगा या प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, वो प्रूफ आपको आपके परफॉर्मेंस मोनिटर्स देंगे। ठीक है, कि आप कुछ एप्लीकेशन रन करेंगे वो आपको रिपोर्ट देंगे कि भैया देखें
मेरी तो परफॉर्मेंस मॉनिटर ये है, तो आप यूँ करें, आप यूँ करें। फिर आप मैनेजमेंट को कन्विंस कर सकते हो कि या मुझे नया सर्वर चाहिए या मैंने इसमें रैम की एडिशन करनी है। ठीक हो गया। तो जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टूल है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड इज़ टास्क मैनेजर। ठीक है, आप लोग कह रहे होगे यार टास्क मैनेजर मुझे क्या बताएगा। टास्क मैनेजर इज़ क्विक। ठीक है, आपको फ़ौरन आप जिससे ही उसे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं टास्क बार में, तो आपको पता चल जाता है कि आपके सर्वर की जो सी है CPU यूटिलाइजेशन कैसी है। ठीक है, रैम की यूटिलाइजेशन कैसी है। ठीक है, और आपके प्रीवियस जो रियल टाइम के अंदर जो ग्राफ वगैरह आ रहे होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। ठीक है, आपको प्रोसेसेस नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन फील्ड है उसके अंदर विंडोज़ 2000 R2 के अंदर। ठीक है, प्रायोरिटी सेटअप कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई 4 5 6 प्रोसेस चल रहे हैं और आपने कहा कि मैंने इस स्पेसिफिक प्रोसेस की प्रायोरिटी सेट करनी है, उसके अंदर रियल टाइम से लेके ठीक है, और लोएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अब अगर आपने कोई प्रोसेस की प्रायोरिटी रियल टाइम कर दी है ना, तो फिर आपका अल्लाह हाफिज़ है। ठीक है, मोस्टली इस फीचर को यूज़ किया जाता है किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कम करने के लिए, हाई करने के लिए। इस प्रोसेस को मैंने किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा, एंड आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू टू डू इट। आप कभी टेस्ट इन्वायरमेंट में रियल टाइम करके देख लेना और उसके बाद देखना कि आप उस दोबारा उस प्रोसेस को मूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, दैट इज़ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मे बी माई एक्सपीरियंस इज़ रॉन्ग, मगर मैंने आज तक किसी को उस प्रायोरिटी को, प्रोसेस की प्रायोरिटी ऊपर करते हुए नहीं देखा, एंड नेवर डू इट। अगर आप कर दोगे तो वो आपका कंप्यूटर बेचारा उसी प्रोसेस को हल करने में लग जाएगा, और अगर आपने गलती से रियल टाइम कर दी तो आप फंस जाओगे। ठीक है, प्रोसेस से आप ये चेक करना चाहते हो इस प्रोसेस के अगेंस्ट कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। लाइक आपके सिस्टम के अंदर सर्विसेज रन हो रही होती हैं। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बिल्ट अपॉन द सर्विसेज के, मैसेंजर सर्विसेज, ठीक है, एक्सप्लोरर सर्विसेज और बहुत सारी। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप टास्क मैनेजर से देख सकते हो आपकी मेमोरी यूजेज, की आपकी मेमोरी यूजेज कितनी है, पेजिंग हो रही है यानी पेज फॉल्ट अकर हो रहे हैं यानी। पेजिंग और पेज फॉल्ट के बारे में मेरे ख्याल में आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा क्विक व्यू दूंगा, मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ इट। कि मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है, और उस कंप्यूटर के अंदर मैंने ये रैम लगाई हुई है। ठीक है, ये रैम है और ये मैंने कहा जी 6 GB की रैम है। ठीक हो गया। और अब अगर कंप्यूटर ने आपकी हार्ड ड्राइव से कोई डाटा उठाया, ठीक है, और वो उठा के आपकी रैम में लोड कर दिया क्योंकि आपने प्रोसेस रन करना है, ये मैं कहता हूँ आपका प्रोसेसर है। ठीक है, P5 या ड्यू कोर जो भी P4 P5 जो भी आपके चल रहे हैं। ठीक है, P10 कर देते हैं। ठीक है, कोई हाई फाई प्रोसेसर लगा दिया हमने Xeon। ठीक है, तो एनीवे P10 कोई चीज़ नहीं है, वैसे मैंने बना दिया अभी बैठा बैठा। ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की, वो एप्लीकेशन लोड होगी, फिर दूसरी एप्लीकेशन ओपन की वो लोड होगी, तीसरी एप्लीकेशन लोड की वो लोड होगी। ठीक है, आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर एक स्पेसिफिक एरिया होगा विच इज़ क्लोजर टू योर रैम, कि आपकी रैम का कुछ इंफॉर्मेशन जो सी है आपके वो हार्ड ड्राइव के ऊपर सेव हुई होगी। इस चीज़ को कहते हैं हम वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, अगर अब मैंने एक प्रोसेस लोड किया, लेट मी चूज़ अ डिफरेंट कलर। ठीक है, मैंने कहा मैंने एक प्रोसेस लोड किया, प्रोसेस ग्रीन, और प्रोसेस ग्रीन ने आपकी रैम के अंदर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश की, मगर इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं पड़ी हुई थी। तो आपका जो सिस्टम है या मेमोरी मैनेजर है वो आपकी प्रोसेसर को एक इंटरप्ट भेजेगा और कहेगा भैया मेरे पास यहाँ पे वो डाटा नहीं है, मुझे वो ग्रीन डाटा चाहिए जो मेरी वर्चुअल मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो डाटा है वो मूव उठा के आपका प्रोसेसर किसी प्रोसेस को स्टॉप करके उस इंफॉर्मेशन को आपकी रैम में लोड करेगा और फिर आप वो प्रोसेस रन कर सकेंगे। ठीक है, से मैंने कहा ये यहाँ पे लोड कर दिया, अब ये इंफॉर्मेशन इस सिस्टम को दे दी और इसने यूज़ किया। ठीक है, तो हर दफ़ा जब आप रैम में से, आपका पीसी जब रैम में से कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करता है और उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है, हार्डवेयर इंटरप्ट, जो उस प्रोसेस को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपने जाके उस थ्रेड को स्टॉप कर देता है सिस्टम, उस थ्रेड को हैंगिंग स्टेट में करके वहाँ से स्टोरेज से डाटा ला के देता है, और फिर आपका सिस्टम उस आपका जो प्रोसेस है उस इंफॉर्मेशन को पे कोई एक्शन परफॉर्म करता है। कोई भी आपने अगर एक्शन परफॉर्म करने के लिए कहा हुआ है उस प्रोसेस को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी और दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट प्रोसेस। अब इस इंटरप्ट के अंदर एक इसको पेज फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, पेजिंग मेमोरी, इस वर्चुअल मेमोरी को पेजिंग मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस इंटरप्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा, अब मैं ना ओएस लेवल पे बहुत ज़्यादा घसीट रहा हूँ आप लोगों को, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एमसीआईटीपी में, दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस।
कि जो ये पेज फॉल्ट्स होते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक हार्डवेयर पेज फॉल्ट होते हैं, एक सॉफ्टवेयर पेज फॉल्ट होते हैं। आप अपने परफॉर्मेंस मैनेजर के ज़रिए ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। हार्डवेयर फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट होता है जो आपकी वर्चुअल मेमोरी से यूज़ कर रहा होता है, और सॉफ्टवेयर फॉल्ट एक ऐसा होता है कि जब मेमोरी के अंदर लोडिंग या इन ट्रांजिशन फेज के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको गैदर कर रहा होता है। आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम दिल कर रहा होगा कि ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी फॉरवर्ड कर दें, ठीक है। तो मैं आप लोगों की बात सुन चुका हूँ, तो इसलिए अगर आपको समझ नहीं आई तो आप सिर्फ इतना समझें कि अगर आपकी रैम सफिशिएंट नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो आपके पास पेज फॉल्ट्स बहुत अकर हो रहे होंगे कि आपके कंप्यूटर को बार बार रुक के आपकी हार्ड ड्राइव से डाटा उठा के आपकी रैम में रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपने देखा होगा, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा P4 P3 P2 के ज़माने के अंदर, ठीक है, कि आपने जब कभी कोई चीज़ प्रोसेस करनी होती थी, कॉपी करनी होती थी, तो आपकी रैम थोड़ी होती थी, तो वो बहुत स्लो कॉपी होता था डाटा, ठीक है, से सीडी से हार्ड ड्राइव में जा रहा है या हार्ड ड्राइव से सीडी में जा रहा है या दूसरे सिस्टम तक जा रहा है, क्योंकि आपकी रैम यूज़ हो रही होती है उसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ द टास्क मैनेजर। मैं क्विकली आपको टास्क मैनेजर पे लेके जाता हूँ, इसमें कुछ इतना ख़ास देखने वाला नहीं है, मगर फिर भी ये मेरा सर्वर है, ठीक है, वही सर्वर 1 जिसके ऊपर हम हमेशा रहते हैं, ठीक है, इसने बड़ा साथ दिया हमारा। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं तो टास्क मैनेजर, और ये मेरा टास्क मैनेजर आ गया, ठीक है। इसके अंदर अभी कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो रही। चलो मैं रीड ओनली डॉक्यूमेंट, ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का जो डॉक्यूमेंट है ये चला दिया। ये देखें आपके पास रनिंग एप्लीकेशन नज़र आ रही है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है आपके पास 48 प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, CPU यूटिलाइजेशन ये 0% है, फिजिकल मेमोरी जो सी है वो 57% यूज़ हो रही है। अगर आप इस प्रोसेस को क्लिक करके एंड टास्क कर देंगे तो एंड टास्क हो जाएगा। अगर आप कोई न्यू टास्क रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू टास्क रन कर सकते हैं। लाइक नोट पैड ही दोबारा मैं चला दूँ तो ये 2 नोट पैड खुल जाएंगे मेरे पास, ठीक हो गया। स्विच टू का ऑप्शन कि आपने किसी डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर स्विच करना है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का नोट पैड खुल गया। प्रोसेसेस की आपको नज़र आ रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, उसको किस यूज़र अकाउंट के तहत चलाया जा रहा है, वो CPU यूटिलाइजेशन कितना कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे। लाइक अभी जो प्रोसेस नज़र आ रहा था वो आपको बता रहा था कि उसने CPU यूटिलाइज़ कर रहा है, ये टास्क मैनेजर, ठीक है। और अगर जब आप टास्क मैनेजर खोलते हैं तो वो आपके सिस्टम पे लोड डालता है और उसने उसको हमने कितनी मेमोरी दी हुई है, और फिर फर्दर डिस्क्रिप्शन में अब आपके पास डिस्क्रिप्शन आनी शुरू होगी है, ठीक है। आपको किसी भी प्रोसेस को देख के पता चल सकता है कि कौन सा वो काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी प्रोसेस को राइट क्लिक करता हूँ, ओपन फाइल लोकेशन कि कौन सी फाइल से ये प्रोसेस रन हो रहा है, एंड प्रोसेस ट्री कि इस प्रोसेस को एंड कर दो, ठीक है। सेट प्रायोरिटी, ठीक है, ये नॉर्मल है, अबव नॉर्मल, हाई और रियल टाइम ये कभी नहीं करना आपने, ठीक है। बिलो करना है तो कर लो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ गो टू सर्विस, जब आप गो टू सर्विस पे क्लिक करते हैं तो ये देखो आपका जो SVC होस्ट का ये पीछे प्रोसेस चल रहा था उसने बता दिया कि ये प्रोसेस जौन सा है ये कौन सी सर्विस यूज़ कर रही है। तो आपको यहाँ पे सर्विसेज का पता चल गया कि भैया ये फ़लाँ सर्विस यूज़ कर रही है, और हर सर्विस के अगेंस्ट जो सी है वो हमारे पास फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि ये सर्विस क्या है। आपको पता है टर्मिनल सर्विसेज, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज हैं, ठीक है। आप इस सर्विसेज को स्टॉप कर दें तो वो वहाँ से स्टॉप हो जाएगा। आप इसको दोबारा राइट क्लिक करें, स्टॉप सर्विस, ठीक है, गो टू प्रोसेस, दोबारा आपको प्रोसेस में ले जाएगा। परफॉर्मेंस के टैब बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे होते हैं। आपका CPU यूटिलाइजेशन, आपके पास CPU कितना है, आपके पास मेमोरी कितनी यूटिलाइज हो रही है। अभी इस सिस्टम के अंदर सिर्फ 1 GB की मेमोरी है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, ठीक है। और ये देखें आपको बता रहा है कि टोटल मेमोरी जो सी है उसने 1023 आपको दी हुई है। कैश्ड आपके पास इतनी है, अवेलेबल मेमोरी इतनी है कि ये आपके प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हो। फ्री मेमोरी जो बिल्कुल एलोकेट नहीं हुई हुई। सिस्टम के पास कितने थ्रेड्स चल रहे हैं, थ्रेड्स आर लाइक अगर आपके पास एक एप्लीकेशन चल रही है वो उसके मेरे ख्याल में 20-25 रिक्वेस्ट आपके कंप्यूटर के पास आई हैं, दोज आर कॉल्ड थ्रेड्स, ठीक है। कितनी कर्नल की मेमोरी, कर्नल जिसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ होता है, कर्नल इज़ अ ब्रेन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कितनी पेज्ड और अनपेज्ड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है आपके पास, ठीक है। उसके बाद फर्दर अगर हम आगे चले जाएं तो ये रिसोर्स मॉनिटर वाली साइड पे मैं बाद में आऊँगा कि आपके पास नेटवर्क के 2 कार्ड्स लगे हुए हैं, 1 Gbps, आपकी नेटवर्क यूटिलाइजेशन कैसी है। मैं कभी भी यहाँ से आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप अपने नेटवर्क की यूटिलाइजेशन चेक करें। उसकी वजह यही है आपको बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर आपने 1 MB यूज़ कर रहा है तो ये बताएगा 1 GB का 1 MB कितने % होता है, बहुत थोड़ा परसेंटेज हो रही होती है, ठीक है। हम देखेंगे कहाँ से देख रहे हैं, कौन कौन से यूज़र लॉगिन हुए हैं। अगर आपने किसी यूज़र को डिस्कनेक्ट करना तो यहाँ से उस यूज़र को क्लिक करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आप उसको लॉग ऑफ भी कर सकते हैं, सेंड मैसेजेस भी दे सकते हैं कि कौन कौन से यूज़र आपके इस मशीन पर लॉगिन हुए हैं।
अगर आपकी मशीन एज ए टर्मिनल सर्वर तो आपको यहाँ सारे यूजर्स नज़र आ रहे होंगे और आपके उनके सेशन आईडी वगैरह और सारा कुछ नज़र आ रहा होगा। आप उन्हें क्लिक करके सेंड मैसेज भी कर सकते हैं। ये मैं अपने आप को मैसेज नहीं कर सकता, अगर मल्टीपल यूज़र लॉगिन हुए तो मैं मैसेज भी कर सकता था। उसके बाद अगला जो टूल है हमारे पास इस कॉल्ड रिसोर्स मॉनिटर। रिसोर्स मॉनिटर क्या है? रिसोर्स मॉनिटर हमारे रिसोर्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। थोड़ी सी फर्दर डिटेल्ड स्टेप में चलेंगे, लाइक मुझे सीपीयू की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देगा, मुझे मेमोरी की इन्फॉर्मेशन दे देगा, डिस्क की इन्फॉर्मेशन दे देगा, नेटवर्क की। इसमें जो बेस्ट चीज़ है इस कॉल्ड अबाउट हार्ड फॉल्ट्स, कि जो वो पेज फॉल्ट अगर होता है हमारे सिस्टम के अंदर, दोबारा मेमोरी के अंदर से उसने कोई चीज़ गैदर करनी होती है और उसको वो वहाँ नहीं मिल रही होती, तो वो पेज फॉल्ट या हार्ड फॉल्ट अकर करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन उठा के ला सके। एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिस्क क्यू लेंथ, कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ इस तरह की हेड होता है जो मूव कर रहा होता है और आपकी हार्ड ड्राइव में से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन की गैदरिंग के प्रोसेस में आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर से छोटा सा एक बफर लगा हुआ है। मैंने इसे कहा कि भैया ये काम करना है, उसने वो बफर में इंफॉर्मेशन लोड कर ली, मगर उसके पास पीछे 4-5 जॉब्स क्यू में लगी हुई हैं। तो इस क्यू से पता चल जाता है कि आपकी हार्ड ड्राइव जो सी है वो बेचारी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। अगर आपकी हार्ड ड्राइव की क्यू में बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी मैनेजमेंट को कहोगे या मुझे दूसरी हार्ड ड्राइव दे दो, ठीक है, और उसको डिफरेंट कंट्रोलर पे लगा दो या उसी कंट्रोलर पे लगा दो, या अगर आपने रेड कन्फिगर की हुई है, रिडंडेंट एरे ऑफ रेड, ठीक है, रेड कन्फिगर की हुई है, मैंने बहुत डैशिंग किस्म का आर लिखा है, ठीक है, तो वो रेड भी डिफ़र कर रही होती है हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस के हिसाब से। हम देखेंगे जब हम रेड पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल में आखिरी लेक्चर में मैं उस चीज़ को कवर करूँगा। तो क्विकली मैं रिसोर्स मैनेजर पे जाता हूँ, ठीक है। अगर आपने रिसोर्स मैनेजर खोलना है तो आप यू रिसोर्स मैनेजर खोल सकते हैं, ठीक है, इसी को क्लिक करके। और दूसरा तरीका क्या है कि स्टार्ट रन में जाएँ और RESMON रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, यहाँ से भी रिसोर्स मॉनिटर खुल सकता है और इस बटन को दबाने से भी रिसोर्स मॉनिटर खुल सकता है। अब अगर आप रिसोर्स मॉनिटर पे जाएं तो ये देखें आपको सीपीयू की यूटिलाइजेशन बता रही है, सीपीयू यूजेज 82% है, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटर रन हो रहा है, ठीक है, सिस्टम। अगर मैं परफॉर्मेंस मॉनिटर को क्लिक करूँगा तो ये इस प्रोसेस को यहीं पे सामने रखेगा मेरे और मुझे बताएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन कितनी % जा रही है, ठीक है, उसको टॉप पे ले आएगा। और देखो अगर मैंने इस प्रोसेस मॉनिटर को क्लिक किया तो वो मेरे सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर दिखा रहा है कि कितनी यूटिलाइजेशन ये प्रोसेस मेरे से ले रहा है, ठीक है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह आपको डिस्क की इंफॉर्मेशन देता है कि भाई डिस्क जौन सी है आपको, ये मैंने परफॉर्मेंस मॉनिटर किया हुआ था, इस वजह से वो डिस्क के अंदर वो परफॉर्मेंस मॉनिटर जितने एक्शन परफॉर्म करता सारा दिखा रहा था, ठीक है। तो कि भाई कौन कौन सा सिस्टम हार्ड डिस्क के ऊपर रीड कर रहा है, कौन कौन सा सिस्टम प्रोसेस आईडी से आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा प्रोसेस हार्ड डिस्क के ऊपर रीड कर रहा है, कौन कौन सा राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये देखें अभी आपका एक प्रोसेस जो है वो राइट एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। हाईएस्ट अवेलेबल एक्टिव टाइम जो है किस प्रोसेस का रहा है, रिस्पॉन्स टाइम किसका कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नेटवर्क। मैं ये सारे बंद कर देता हूँ, ठीक है। नेटवर्क के अंदर वो अब आपको बताना शुरू कर देता है कि कौन सा प्रोसेस किस एड्रेस पे जा रहा है और कितनी ट्रैफिक भेज रहा है, ठीक है। ये जौन सा है ये सिस्टम ये किंग कॉन्ग के पास जा रहा है, ठीक है। ये ताहा का लैपटॉप है, ठीक है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये किंग कॉन्ग के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उसकी वजह क्या है, टर्मिनल सर्विसेज यूज़ हो रही है क्योंकि मैंने इस सिस्टम के अंदर RDP किया हुआ है, ठीक है। और वो बाकी फिर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज वगैरह और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है, ठीक है, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि फॉल्ट्स पर सेकंड कितने परफॉर्म हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाई पीक पर है, तो इसका मतलब है आपको अपने सिस्टम की रैम बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यही सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सीपीयू के अंदर चले जाएं, अब सीपीयू से रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी रन हो रही हैं, एसोसिएटेड हैंडलर्स, ठीक है, जो प्रोसेस को हैंडल करते हैं। इसी तरह मेमोरी के अंदर कि कितनी मेमोरी इन यूज़ है, कितनी मेमोरी सॉर्ट ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ यूजेज है, मॉडिफिकेशन स्टेज में है, कितनी स्टैंड बाय में और कितनी फ्री स्टेट में। ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आपको वहाँ पे नज़र आ रही थी। और फिर यहाँ पर आप आके आप देख सकते हो कि कौन सी मेमोरी जो सी है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रही है, किस मेमोरी को हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। इससे ये आप किसी भी जो टैब को आप क्लिक करते हो ऊपर से तो वो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्फ़िगर कर सकता है, दिखा सकता है, ठीक है। फिर इसके अंदर डिस्क के अंदर प्रोसेस विद डिस्क एक्टिविटी के कौन कौन से प्रोसेस से डिस्क एक्टिविटी कर रहे हैं, हाईएस्ट एक्टिविटी किस में हो रही है, और अगर आपके पास कोई स्टोरेज सोल्यूशन लगा हुआ है
या आपकी हार्ड ड्राइव है उसके बारे में, अवेलेबल स्पेस आपको दिखाएगा, एक्टिविटी टाइम कितना दिखाएगा। अगर आपकी हार्ड ड्राइव की एक्टिविटी टाइम लाइक 99% यहाँ पर आ रहा है तो यू हैव टू वरी अबाउट कि आपकी हार्ड ड्राइव में बहुत ज़्यादा रीड एंड राइट आ रहा है। हमें रिसेंटली एक एक्सपीरियंस हुआ, हमने एक जगह एसक्यूएल सर्वर लगाया हुआ था और वो क्लस्टर फॉर्मेट में था। वो क्लस्टर किसी वजह से उल्टा काम करने लग गया, उसके आगे फॉरवर्डेड लोड बैलेंसर लगा हुआ था, हार्डवेयर लोड बैलेंसर। उसने फॉर एनी रीज़न, किसी साइंटिस्ट इंजीनियर होते हैं ना, ठीक है, उसने बगैर अप्रूवल के कोई चेंज कंट्रोल किया और उस चेंज कंट्रोल में उसने गलत आईपी एड्रेस लिख दिया। वो जो लोड बैलेंसर है उसने वो तमाम आईपी एड्रेसेज जो उसको रिसीव नहीं हो रहे थे, लाइक 5 सर्वर्स का क्लस्टर था, उनमें से 4 किसी तरह डिस्कनेक्ट हो गए और पांचवा जो सा है वो क्लस्टर पे एक्टिव आईपी रहा। तो वो सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो एक सर्वर पे भेज रहा था, बजाय इसके कि उस ट्रैफिक को 5 सर्वर्स पे लोड शेयर करता, वो एक पे भेज रहा था। अब होता ये था कि जो सैटरडे संडे को उसने कोई फ्राइडे नाइट को किया, सैटरडे संडे ठीक चलता रहा, मंडे को जी जब सुबह लोग लॉगिन हुए और हज़ारों की तादाद में ट्रांजेक्शन हुई, सर्वर बैठ गया। हम जब उसकी जाके हार्डवेयर स्टोरेज स्पेसिस वगैरह देखते थे तो कोई मसला नहीं था। तो हुआ ये कि कुछ कुछ अरसे बाद हमें पता चला कि उसके ऊपर जो रेट की कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से हमने जब उसे देखा तो देखा उस हार्ड ड्राइव की जो यूटिलाइजेशन थी, जो क्यू थी, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी कि सारा डाटा उस हार्ड ड्राइव में सेव हो रहा था। तो थोड़े अरसे के बाद उसको पता चला यार ये रेट का मसला है। हमने रेट कंट्रोलर कार्ड सारा कुछ करके देख लिया। आखिर में नेटवर्क वाला एक बंदा आया, उसने कहा ये तो बाकी सर्वर्स पे जा नहीं रहा, बाकी सर्वर्स ठीक काम कर रहे थे, तो इस पे क्यों जा रहा है। वो बाद में पता चला पीछे से जो लोड बैलेंसर साहब थे वो सारी ट्रैफिक इधर ही भेज रहे थे, वो बाकी सर्वर्स पे भेज ही नहीं रहे थे। एनीवे, तो दैट डिपेंड्स वेरीज ऑन द एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमने एसक्यूएल सर्वर के ऊपर रेड कन्फिगर कर दी, रेड 1 मिररिंग, ठीक है। मिररिंग इज नेवर सजेस्टेड ऑन एसक्यूएल सर्वर्स, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर ने फास्टर रीड एंड राइट ऑपरेशन चाहिए होते हैं, उसके लिए रेड 5 या रेड 10 रिकमेंडेड होती है। एनीवे, इसके बाद ये नेटवर्क थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो लोग नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं कि नेटवर्क की ट्रैफिक, ये देखें अब आप करिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पिंग का ऑपरेशन चलाना शुरू कर दूँ, अगर मैं कहूँ पिंग 192.168.1.254 -L 3500 -T, ठीक है, यानी ये बड़े पैकेट सेंड करेगा, तो ये मेरी जो नेटवर्क की यूटिलाइजेशन है थोड़े अरसे में बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। और उसके अलावा अच्छा, अब नेटवर्क एक्टिविटीज़ में जब आप जाएंगे, ठीक है, ये देखें 16 किलोबिट पर सेकेंड, ठीक है, और वो आपको थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में ICMP वगैरह के तमाम प्रोसेसेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, कि मैं अब टर्मिनल सर्विसेज में लॉगिन हुआ हूँ और टर्मिनल सर्विसेज से वो अपना पिंग प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप TCP कनेक्शन में चले जाओगे, TCP कनेक्शन में आपको पिंग नहीं नज़र आना चाहिए नॉर्मली। उसकी वजह ये है कि ये TCP कनेक्शन नहीं होता, ठीक है, ये ICMP प्रोटोकॉल होता है। ये फिर आपको TCP के तमाम प्रोसेसेस दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करता हूँ और ये देखें 35 की किलोबिट पर सेकंड से वो 29 पर आ गया, 16 पे 12, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग पोर्ट्स के, आपके सिस्टम के ऊपर लिसनिंग पोर्ट कौन कौन सी हैं, कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। लाइक ये मशीन जो सी एज ए DNS सर्वर है, तो इस पर डेफिनेटली एक लिसनिंग पोर्ट जो सी है UDP की 53 पोर्ट यूज़ हो रही है, ठीक है, वो DNS की प्रोसेस यूज़ कर रहा है और इसके ऊपर बहुत सारी और पोर्ट्स ओपन हैं, ठीक है। मगर इसके अंदर एक हेल्पफुल फीचर है कि फायरवॉल का स्टेटस क्या है, अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड, नॉट रिस्ट्रिक्टेड, और जो भी फीचर्स हम लोग इस पे सेट कर सकते हैं कि हमारे सर्वर के ऊपर जो फायरवॉल लगी वो क्या करती है, ठीक है। दिस इज़ योर रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है, कि अगर आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी कि भाई अच्छा सर्वर कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है तो टास्क मैनेजर से देख लें। अगर फर्दर डिटेल में देखने यार ये कौन सा एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो इसको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है, तो आप रिसोर्स मॉनिटर में जा सकते हैं, ठीक है। और रिसोर्स मॉनिटर चलाने के लिए टास्क मैनेजर से रिसोर्स मॉनिटर में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट से RESMON। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ आप एग्ज़ाम देने से पहले एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी किताब से, स्किम थ्रू मैं उसे नॉर्मली कहा करता होता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये, कि बहुत सारी बुक के अंदर ना बहुत सारी कमांड्स मेंशन की है, मैंने कोशिश की है बहुत सारी कवर करूँ, मैं भी कुछ छूट गई हूँ, तो आप एक दफ़ा उन्हें नज़र मार लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी वो कमांड्स पूछ लेता है, बल्कि अक्सर व बेशतर पूछता होता है। आगे चलते हैं, इस कॉल्ड अवर परफॉर्मेंस मॉनिटर, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटर एक और हमारा टूल है, ठीक है, और इसके अंदर जो से या फर्दर फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार मैं सारी चीज़ें नहीं मॉनिटर करना चाहता, मैं कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज मॉनिटर करना चाहता हूँ, तो यू कैन
मॉनिटर लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके अंदर आपके पास काउंटर्स होते हैं, आपके पास रैम के अंदर काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 के रैम की के अंदर इनपुट देखनी है, आउटपुट देखनी है, रैम के अंदर पेज फॉल्ट्स देखने हैं, यानी एक्चुअली रैम नहीं, मेमोरी की कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरह नेटवर्क की कैटेगरी के अंदर आएगा कि टीसीपी की कम्युनिकेशन कितनी हो रही है, यूडीपी की कम्युनिकेशन सेंड कितना हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है, टोटल कितना यूटिलाइजेशन हो रही, सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इट हैज़ अ थाउजेंड्स ऑफ काउंटर्स, इसके अंदर बहुत सारे काउंटर्स हैं और इसके परफॉर्मेंस मॉनिटर के रिजल्ट सेव हो सकते हैं। अगर आपने अपने मैनेजर को परफॉर्मेंस दिखानी है सर्वर की कि भाई दिन में 12 घंटे के अंदर ये परफॉर्मेंस रही है, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक जी पीक टाइम होता है हमारा, मगर रात को शाम 8 बजे के बाद या शाम 6 बजे के बाद कम परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, तो उस टाइम पे हम अपना बैकअप स्केड्यूल कर लें, ठीक है। यानी बहुत सारे जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर शहजादे होते हैं, उन्होंने बैकअप लगाया होता सुबह 9 बजे आके, ठीक है। जिस टाइम सब लोग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स में नेटवर्क पे लॉगिन हो रहे होते हैं, उस टाइम उनका बैकअप चल रहा होता है या बैकअप रेप्लिकेट हो रहा होता है अक्रॉस द साइट। दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। परफॉर्मेंस मॉनिटर से आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटर चलाने का एक तरीका जो सा है वो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से परफॉर्मेंस मॉनिटर रन होगा। दूसरा तरीका है आप रन में जाएं और यहाँ पे परफॉर्म कर दें, PERFMON, परफॉर्मेंस मॉनिटर, ठीक है। ये आपको परफॉर्मेंस मॉनिटर आ गया। ये आपकी पुराने विंडोज़ सर्वर्स और बाकी एप्लीकेशंस के साथ यूज़ होता हुआ आ रहा था, ठीक है। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। परफॉर्मेंस मॉनिटर के अंदर अब आपको काउंटर्स ऐड करने पड़ते हैं। अभी ये देखो, ये आपको प्रोसेस टाइम दिखा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, ठीक है, कि आपने किस किस किस्म का चार्ट रखना है। सॉरी, मैंने गलत बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। हिस्टोग्राम बार कि भाई सिर्फ आपको बार से बताएगा, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखा देगा, ठीक है। नॉर्मल जो है मुझे लाइन चार्ट पसंद है और लाइन चार्ट ही नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैंने कोई काउंटर इसमें ऐड करना है तो मैं इस प्लस के बटन पे प्रेस करूंगा और इससे कहूँगा ठीक है जी, प्रोसेसर में से मैंने क्या ऐड करना है। मैं प्रोसेसर्स में करता हूँ इंटरप्ट्स पर सेकंड, ठीक है। टोटल तमाम प्रोसेसेस से ऐड करना है, ठीक है जी, ऐड कर दो। ऑल इंस्टेंसेस भी कर सकते हैं, टोटल वो उस प्रोसेस टाइम को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा जी बस सारे प्रोसेसेस का जो टाइम है वो मुझे चाहिए कि कितनी इंटरप्ट्स पर सेकंड आती हैं, ठीक है। प्रोसेसर के बाद आप जा सकते हो रेस टूल्स डायरेक्टर, इसके अंदर एक दो छोटे छोटे जो मुझे याद हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हैं, आप इनमें से कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपके टीसीपी के कनेक्शन के अंदर कनेक्शन एक्टिव, कनेक्शन इस्टेब्लिश, मैं कनेक्शन एक्टिव के अंदर अगर मैं जाऊं और इसको ऐड कर दूं तो मुझे टीसीपी वर्जन 4 पे जितने कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हैं वो मुझे दिखाएगा, ठीक है। उसके अंदर कनेक्शन रीसेट, सेगमेंट्स, बैंडविड्थ पर सेकंड, सारा कुछ है, बहुत सारे काउंटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल सर्विसेज के अंदर अगर मैं चला जाऊँ तो एक्टिव सेशन या टोटल सेशन, ठीक है, मैं ये ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चला जाता हूँ, मैं एक्चुअली आपको मेमोरी दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेमोरी, और मेमोरी के अंदर कमिटेड बाइट्स, अवेलेबल किलो बाइट्स, अवेलेबल मेगा बाइट्स, ठीक है। मैं अवेलेबल मेगा बाइट्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, पेज फॉल्ट्स पर सेकंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी हर बंदे की डिफरेंट थ्योरी है। मैंने कोशिश की थी ढूंढने से पहले मगर मुझे मिली नहीं कि कितने पेज फॉल्ट्स पर सेकंड हो तो मैं देखूं। आई वुड सजेस्ट यू चेक फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, दैट वुड रिकमेंड यू। मेरे ख्याल में 20 पेज फॉल्ट्स पर सेकंड आए तो आपको अपना चेंज करना पड़ता है, ठीक है। रैम इंक्रीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और इसके अंदर एवरेज डिस्क क्यू लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और डिस्क क्यू लेंथ में सी ड्राइव की क्यू लेंथ मैं चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपने कौन कौन से प्रोसेसेस बनाने हैं। और ये देखो, ये आपके पास तमाम प्रोसेसेस नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर, एक दफ़ा सर्वर मैनेजर खोलने के बाद मैं फीचर सेट में चला जाऊं तो ये देखो मेरे साथ परफॉर्मेंस मॉनिटर में क्या हो रहा है, ठीक है। और अगर इधर यहाँ पे अब मैं इस परफॉर्मेंस मॉनिटर को एक दफ़ा पॉज करूं और पॉज करने के बाद मैं कहूँ कि भैया मुझे डिस्क क्यू लेंथ दिखाओ, और इस डिस्क क्यू लेंथ पे क्लिक करके मैं हाईलाइट का बटन दबाऊँ तो ये देखो डिस्क क्यू लेंथ किस तरह ऊपर चलेगी कि डिस्क में ने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। अब ये हाईलाइटेड है तो सिर्फ जो ब्लैक कलर के अंदर नज़र आएगा, ठीक है।
ये परफॉर्मेंस मॉनिटर आपका काम करता है, ठीक है। और परफॉर्मेंस मॉनिटर से अब जो आपने रिपोर्ट बनाई हुई है इसको आप किसी भी फॉर्मेट में देख सकते हो, हिस्टोग्राम बार में देख सकते हो, ठीक है, रिपोर्ट्स फॉर्मेट में देख सकते हो, ठीक है। प्रोसेसर टाइम कितना यूज़ हो रहा है, कनेक्शन एक्टिव जो से कनेक्शंस एक्टिव 255 कनेक्शंस एक्टिव है, टर्मिनल सेशन में टोटल 3 सेशंस हैं, ठीक है। तो आप सारे सारे इससे काम कर ले सकते हो जिस तरह आपने परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी है। अगर मैं इसको दोबारा एक्टिवेट कर दूँ तो ये बताएगा कि अभी थोड़ी देर में मेरे सर्वर ने जितने काम उसे कहे थे वो सारे फारिग हो गए हैं, या अब उसने लोड कर लिया तो इस वजह से वो बिज़ी नहीं है, ठीक है। ये मैं इस विंडो को दोबारा क्लोज़ कर देता हूँ, बल्कि मैंने क्या किया, मैंने गलती से परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्लोज़ कर दिया। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने दोबारा अपने दोबारा प्रोसेसेस दोबारा वो रैंडमली वही जिस जो से मैंने आपको दिखाए थे रफली वही ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस मॉनिटर ओवरऑल हो गया, ठीक है। परफॉर्मेंस मॉनिटर में अब आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस मॉनिटर की जो सेटिंग्स हैं कि आप कहते हो यार ये मेरे 10-12 जो सेटिंग्स काउंटर्स हैं ये मैं अपने पास सेव रखना चाहता हूँ, मैं हर दफ़ा आके ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप उसकी सेटिंग सेव कर सकते हो, ठीक है। लाइक माई कहता है बेस लाइन, ठीक है। ये बेस लाइन सेटिंग सेव होगी आपकी, ठीक है। अब इसे अगला टॉपिक देखते हैं। इसे अगला टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसका परफॉर्मेंस मॉनिटर परफॉर्मेंस से वो रन हुआ, ठीक है। और उसने आपको मेमोरी, एडिशनल रैम्स और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि बहुत सारे काउंटर्स हैं आपने देख लिए। वो आपको बताएगा कि अवेलेबल मेमोरी मेगाबाइट्स में कितनी है। अगर मेमोरी के अंदर पेज फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो आपने एडिशनल रैम ऐड करनी है। अगर फिजिकल डिस्क की क्यू लेंथ जो सी है वो इंक्रीज़ कर गई है तो आपने परसेंटेज टाइम जो है डिस्क का बढ़ गया है तो आपको एडिशनल ड्राइव विद कंट्रोलर करना पड़ेगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, डाटा कलेक्टर सेट, ठीक है। आपने कहा कि यार ये जो मैंने काउंटर्स बनाए हैं 15 काउंटर्स, मैं चाहता हूँ ये सारे आपके कलेक्टर काउंटर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो पैकेज है पूरे का पूरा ये मेरे इस सर्वर पे रोज़ 10 बजे भी चले, 11 बजे भी चले, 12 बजे भी चले और शाम को 6 बजे भी चले, ताकि हमारे पास चारों के टाइम्स हो जाए। तो ये प्रोसेस जो सा है डाटा कलेक्टर काउंटर आपके पास चलेगा, स्केड्यूल कर दिया आपने, रोज़ 6, 10, 11, 12 बजे चलेगा और आपको एक रिपोर्ट दे देगा। और ये जो डाटा कलेक्टर सेट है, ये पूरे के पूरे सेट को कहते हैं डाटा कलेक्टर सेट। ये पूरे का पूरा डाटा कलेक्टर सेट जो है वो स्केड्यूल भी किया जा सकता है, ठीक है। और ये आपको हेल्प करता है बेस लाइन करने के लिए। बेस लाइनिंग क्या आपने देखा कि ये आपका जो सर्वर फॉर्म है, ठीक है, जिसमें 3 या 4 सर्वर लगे हुए हैं, ये इन सब की CPU यूटिलाइजेशन रफली कोई 30 से 40% है। मैंने कहा ये इस टाइम मेरे जो कस्टमर है सब रेडी हैं, हैप्पी हैं, तो मैं यानी ये रिपोर्ट कंपाइल करके रख लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये बेस लाइन कॉन्फ़िगरेशन या बेस लाइन हैप्पीनेस लाइन है, ठीक है। अगर इससे कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा ये बेस लाइन से इतना ऊपर हो गया। लाइक रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि हमारे पास एक सर्वर फॉर्म था, ठीक है, उसके ऊपर हमने वेब सर्वर्स रखे हुए थे और उसकी हमने बेस लाइन की हुई थी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेस लाइन बना देते हैं, जब सर्वर इंस्टॉल किया उसकी बेस लाइन, उस पर तो बेचारे पे अभी कोई लोड ही नहीं डला, उसकी बेस लाइन बनाने का फ़ायदा नहीं होता। जब सर्वर लोड कर दिया, उसके ऊपर एप्लीकेशन लोड कर दी और उस पर तमाम यूज़र्स कनेक्ट हो गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तब आप बेस लाइन बनाते हो कि हाँ भैया ये मेरी बेस लाइन है और मुझे पता है कि इस बेस लाइन तक मेरे सारे के सारे यूज़र जो से हैं बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। अब जब वो बेस लाइन बन गई तो हमने सेव कर ली और हमें पता है कि इस बेस लाइन पे एवरी यूज़र इज़ हैप्पी एंड वी हैव 60 वेब सर्वर्स वर्किंग, या 6 वेबसाइट्स हमने इस पे काम कर रही हैं, ठीक है, इन मेरे 4 सर्वर्स के सर्वर फॉर्म पे। अब थोड़े अरसे बाद एक और एप्लीकेशन आती है, से मैंने कहा मैं एक बैंक में काम करता था और एक बैंकिंग एप्लीकेशन आई, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और थोड़े फाइनेंशियल उसकी बात करेंगे, बिजनेस ड्रिवन, और बैंक ने कहा कि यार हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि यूज़र जो है वो मोबाइल से इंटरनेट बैंकिंग कर सके, MIB मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, और उसके लिए हमें एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी और वो वेबसाइट हम अपने क्लस्टर पे रख देते हैं। आपके IT वाले बहुत रोए पीटे, सर ऐसा ना करें। मैनेजमेंट ने कहा नहीं नहीं, पैसे नहीं है, मगर हमने अपने यूज़र्स को मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग देनी है, क्योंकि देखो फ़लाँ बैंक ने भी की, फ़लाँ बैंक ने भी की, फ़लाँ बैंक ने। आप रोए पीटे, आपके CIO या CTO IT वाले ने ज़ोर ज़ोर लगाया, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एप्लीकेशन बनाई रख दी और आपकी जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 2 सर्वर्स पे 100% होगी, जिससे सर्वर नॉन रिस्पॉन्सिव हो गए, और 2 पे 75%। अब जो एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं वो भी सफ़र करना शुरू कर गए। तो आप ये रिपोर्ट लेके जाओगे और उन्हें कहोगे देखो जब 60 सर्वर्स थे तो हम 70% पे बैठे हुए थे और अब ये
मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग आपने की तो दो 100% पे चलेगी और दो जो से हैं वो 90% पे चलेंगे। इस वजह से आपके यूज़र सफ़र कर रहे हैं। फिर वो आपको थोड़ा, अगर उनके दिल में रहम आ गया, वो जो कि उनके दिल में रहम नहीं आएगा बल्कि इस अ बिज़नेस नीड, तो वो आपको अपने क्लस्टर में दो और सर्वर्स ऐड करने के लिए दे देंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, ओवरऑल बेसलाइन परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू नो कि भाई ये एप्लीकेशन ऐड करने से हमें कितनी नॉचेस अप जाना पड़ा अपनी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, कि कितना हिट मिला। ठीक है, आप बता सकते हो कि मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इन लास्ट 3 मंथ्स हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, उस काउंटर्स को दिखाने के लिए मैं आपको वापस अपने सर्वर में लेके जाता हूँ। ठीक है, एक्चुअली तो आपके सर्वर के अंदर डाटा कलेक्टर सेट खुद बने होते हैं। अगर आपका सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी है तो सिस्टम डिफाइन जो से हैं वो काउंटर्स बने होंगे। ये देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी डायग्नोस्टिक का काउंटर है, सिस्टम डायग्नोस्टिक काउंटर है, सिस्टम परफॉर्मेंस काउंटर है। अगर आपने यूजर डिफाइंड काउंटर बनाना है, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप राइट क्लिक करो, न्यू डाटा कलेक्टर सेट बना दो। ठीक है, मैंने कहा बेस लाइन। ठीक है, क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट, क्रिएट मैनुअल। ठीक है, मैंने कहा मैनुअल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप मैनुअल बना सकते हो परफॉर्मेंस काउंटर्स ऐड करके और इस तरह। ठीक है, मगर बेस्ट सिस्टम डायग्नोस्टिक जो माइक्रोसॉफ्ट का जो काउंटर बना हुआ वो बहुत अच्छा है कि मेमोरी क्लासेस से भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फेच करता है और ये वो। ठीक है, मैं इसको जब राइट क्लिक करता हूँ और मैंने कहा स्टार्ट, तो ये जो सा स्टार्ट प्रोसेस रन होना शुरू हो गया और इसने अब रन होने के बाद आपको सारी रिपोर्ट देनी है और इसके साथ देखो वो रन का एरो बन गया है। ठीक है, तो ये अब रन होगा, रन होने के बाद आपको रिपोर्ट देगा। ठीक है, इसको जब राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो देखो इसने अपना कीवर्ड दिया हुआ है, जनरेट अ रिपोर्ट डिटेल ऑफ द स्टेटस ऑफ हार्डवेयर एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, और आप इसको स्केड्यूल कर सकते हो। आप कहते हो रोज़ सुबह 8 बजे चला दे, 12 बजे दिन के 1 बजे चला दे। ठीक है, ये मगर इसमें बहुत सारे काउंटर्स हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, अच्छा, जब आपकी रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है अब मैंने सिर्फ ये स्पेसिफिक काउंटर्स यूज़ करें, तो आप अपना कलेक्टर सेट बना सकते हो। मगर यूज़र डिफाइन के अंदर जाके राइट क्लिक, न्यू डाटा कलेक्टर सेट। ठीक है, क्रिएट फ्रॉम अ टेम्पलेट, टेम्पलेट से भी बना सकते हो। ठीक है, सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम डायग्नोस्टिक, बेसिक, एक्टिव डायरेक्टरी, आप जिस तरह मर्जी बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, और वो आपका काउंटर बन जाएगा और आप काउंटर रोज़ चला सकते हो या हफ्ते के हफ्ते चला सकते हो या महीने के महीने। जब आप ये सिस्टम डायग्नोस्टिक काउंटर चला लेंगे, ये चल चुल के फारिग हो जाएगा, तो ये आपको एक रिपोर्ट देगा और ये जो से यूज़र डिफाइंड काउंटर्स की रिपोर्ट होगी और ये सिस्टम डिफाइंड काउंटर्स की रिपोर्ट होगी। जब आप इसको क्लिक करोगे आपको पता आपके पास तीन ये मैं इस वजह से रुक गया हूँ कि ये अभी तक प्रोसेस चला रहा है। ठीक है, तीन जो डाटा कलेक्टर सेट है, इन तीन डाटा कलेक्टर सेट्स की रिपोर्ट्स हैं और ये देखिए अभी आपका सिस्टम डायग्नोस्टिक के काउंटर के साथ वो जो प्ले वाला आइकन था वो ख़त्म हो गया। जब मैं सिस्टम डायग्नोस्टिक में जाऊँगा तो ये देखो ये अब मुझे रिपोर्ट दे रहा है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आर नॉट इंस्टॉल्ड, किसी डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, आई डोंट केयर। ठीक है, ये अब आपकी बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है। ठीक है, ओएस चेक किया, चेक फॉर द एट्रीब्यूट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, कि एक टेस्ट किया और वो पास हो गया, वो क्या टेस्ट था वो देखते हैं। डिस चेक किया उसने, स्मार्ट प्रिडिक्टेड फेलियर और ये वो। ठीक है, एक जो हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर्स चेक जो सा वो फेल हो गया, उसमें क्या किया उसने, तमाम हार्ड ड्राइव के ड्राइवर्स उसने चेक किए हैं और वो किसी वजह से फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मे बी उसके अंदर प्रोसेस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं था। एक जो इंपॉर्टेंट उसने पॉइंट हाईलाइट किया इधर कि नेटवर्क की जो स्टेटस है, मेमोरी स्टेटस, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, कि 330 MB जगह बची हुई है सिर्फ रैम के अंदर, तो वो मुझे सजेस्ट करता है कि यूटिलाइजेशन रैम की 68% है, आई वुड सजेस्ट यू के इंक्रीज द रैम। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको देखते हैं नॉर्मल से आपको अंदाज़ा हो जाता है हाँ भैया अभी मुझे थोड़ी परफॉर्मेंस के हिसाब से रैम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो आपके जहन में होता है कि अभी आपने अपनी हार्ड सिस्टम की रैम इंक्रीज़ करनी है। CPU यूटिलाइजेशन के अंदर आप अपने प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन जो सी है इतनी कोई ख़ास नहीं है। इसी तरह आप नेटवर्क के अंदर चले जाएँ, नेटवर्क की रिपोर्ट देगा। डिस्क के अंदर चले जाएँ तो डिस्क की रिपोर्ट चली जाएगी आपको कि भाई कौन कौन सी फाइल्स हैं आपके पास, कौन कौन सी फाइल्स रीड एंड राइट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर रही हैं, आपको पता चल जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है आपके सिस्टम में खुदा न खास्ता वायरस हो। ठीक है, फिर मेमोरी, कौन सी मेमोरी, कौन से प्रोसेसेस क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, और पूरी रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पूरी रिपोर्ट के आपको स्टैटिस्टिक्स नज़र आ जाएंगे यहाँ पे कि क्या क्या किस किस तरह है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एक दिन में बैठ के आपको ये बता दूँ, इट टेक्स एजेस।
टू अंडरस्टैंड दिस होल रिपोर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इफेक्टिव टूल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि बहुत कॉमन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को इसकी यूजेज का नहीं पता होता। अगर आप लकीली कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपके पास सर्वर एनवायरनमेंट, आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट यूजिंग इट। ठीक है, आप इसके साथ खेलें कूदें, ये आपके सर्वर को ब्रेक नहीं करेगा, मगर माइंड दैट अगर आपने बहुत ज़्यादा खतरनाक काउंटर्स उसमें ऐड कर दिए जिसको कंपाइल करने में बहुत देर लगती है, तो सम टाइम इट विल टेक एजिस, ठीक है, कि कंपाइल करने में रिपोर्ट में। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ यू डू इट। ठीक है, और इसको रन करने के लिए पफ मोन फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट का बटन दबाएंगे, रिपोर्ट लिखेंगे PERF, पफ मोन फॉरवर्ड स्लैश रिपोर्ट, तो ये आपको रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, यानी यही रिपोर्ट आपको चला के दे देगा। इससे आगे चलते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अभी तक टूल्स नहीं खत्म हुए। टूल्स बहुत ज़्यादा है, मगर लिटरली बहुत सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को, सर्वर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को नहीं पता होता इन चीज़ों का। पता होता है कि ये टूल्स है, मगर दे आर नॉट वेरी ट्यून्ड कि भाई वो उसको बहुत कॉमनली यूज़ नहीं करते। ठीक है, और अगर आप इन टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाएगा। ठीक है, मगर बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डोंट केयर, उनके पास सर्वर जो है 10% यूटिलाइजेशन पे चल रहे होते हैं। मगर जिस तरह मार्केट जो है वो वर्चुअलाइज्ड परफॉर्मेंसेस की तरफ जा रही, वर्चुअलाइज सर्विस की तरफ, तो दीज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक टूल जो है वो रिलायबिलिटी में मॉनिटर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये कहती है कि आपने देखना हो कि यार ये सर्वर कितना रिलायबल है। ठीक है, तो उसकी स्कोरिंग होती है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अगर आपकी रिलायबिलिटी मैप 10 पर है तो इसका मतलब आपका सर्वर जो है बहुत रिलायबल है। अगर आपके सर्वर किसी दिन एबनॉर्मली शटडाउन हो गया तो वो मैप नीचे गिरा देगा, अगर आपने विंडोज़ अपडेट कर दी तो वो ऊपर चढ़ा देगा। तो इस तरह बड़ा इंटरेस्टिंग मैप होता है और उसको देख के आपको पता चल जाता है इस सर्वर की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, मगर मुझे उस मैप को अगर आप देखते साथ कह दो कि अगर उस मैप पे से सर्वर की यूटिलाइजेशन 5 है, तो आप कह दो यार ये सर्वर बड़ा माड़ा है, मठा है, या कुछ कह दो। ठीक है, मुझे उस पर एक ऑब्जेक्शन ये है कि आपके पास एक सर्वर था, आपने उस पर विंडोज़ अपडेट की, विंडोज़ अपडेट करने के बाद जब आप उसे रीस्टार्ट करते हो तो वो उसकी थोड़ी सी वैल्यू डिग्रेड कर देता है। 10 है तो उसे 10-1 कर दिया, आपकी वैल्यू 9 होगी। एक्चुअली वो उसकी रिलायबिलिटी नहीं है एक्चुअली। ठीक है, रिलायबिलिटी नहीं है वो। ठीक है, एक्चुअली वो आपने तो विंडोज़ अपडेट करने के बाद रिलायबिलिटी चेक किया, और विंडोज़ अपडेट करने के बाद सिस्टम को रीबूट चाहिए था, तो वो उसकी रिलायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो सर्वर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस मेंटेनेंस हो रही है उसकी, तो इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस ग्रेड नहीं कम होना चाहिए। मगर आपको रफली 90% वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। वो क्या होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपने रिलायबिलिटी मॉनिटर चलाने के लिए विंडोज 7 के अंदर रिलायबिलिटी मॉनिटर बाय डिफॉल्ट रनिंग इनेबल होता है। ठीक है, रजिस्ट्री एडिटर के अंदर जाके, ठीक है, एच की लोकल मशीन में जाना है। ठीक है, एच की लोकल मशीन में माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट में आपने ढूंढना है रिलायबिलिटी एनालिसिस। रिलायबिलिटी एनालिसिस के अंदर WMI, और WMI में WMI एनेबल की अगर की बनी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं बनी हुई तो रेज डी वर्ड की बनानी पड़ेगी आपको। राइट क्लिक करके न्यू रेज डी वर्ड। ठीक है, तो डी वर्ड की बना देंगे। डी वर्ड की बनाने के बाद उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। मेरे पास जो ये R2 के अंदर क्या सिचुएशन थी कि ये जो सी है ये की तो थी मगर इसकी वैल्यू 0 थी, आपको इसकी वैल्यू 1 करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी बुक के अंदर, इसकी लैब के अंदर आपको सजेस्ट बताया नहीं हुआ, मगर ये एक तरीका है जिस तरह इसे इनेबल किया जाता है। इस स्टैंडर्ड प्रोसेस ये ट्रबल शूटिंग गाइड के अंदर आता है, मगर लैब सेटअप गाइड के अंदर नहीं बता रहा, ये गलती है इनकी। ठीक है, एनीवे, तो जब आपने ये कर दिया उसके बाद आपने परफॉर्मेंस मॉनिटर को राइट क्लिक करना है, मॉनिटरिंग टूल, सॉरी, आपने मॉनिटरिंग टूल को राइट क्लिक करना है और रिसोर्स मॉनिटर में चले जाना है। सिस्टम रिलायबिलिटी, व्यू सिस्टम रिलायबिलिटी में चले जाना। ठीक है, और ये देखें ये आपको ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, ये ग्राफ आपको बताता है कि ये आपके सर्वर की जो यूटिलाइजेशन है वो उसका जो वैल्यू है वो 10 पर है। ठीक है, और ये देखें कि 26 तारीख को मैंने कोई सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल किया, 28 तारीख को एक ड्राइवर इंस्टॉल किया, और ये किस वजह से हुआ कि मैंने ये लैब बनाने से पहले 1-2 दफ़ा सर्वर को एबनॉर्मली शट डाउन किया, विंडोज़ वाज नॉट प्रॉपर्ली शट डाउन, और वो देखें उसने आपका ग्राफ की वैल्यू जो सी है वो नीचे गिरा दी है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ये आपको परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी मॉनिटर की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, कि आपका सिस्टम कितना रिलायबल है। अच्छा, रिलायबिलिटी मॉनिटर की रिपोर्ट को खोलने के लिए आपने मॉनिटरिंग टूल के अंदर जाके व्यू सिस्टम रिलायबिलिटी पे क्लिक कर दिया। अच्छा,
मगर एक एक स्टेप मैं इसके अंदर अभी मैंने आपको नहीं दिखाया, वो ये कि आपने रजिस्ट्री सेटिंग कर दी। रजिस्ट्री सेटिंग करने के बाद आपने टास्क शेड्यूलर के अंदर जाना है, ठीक है। टास्क शेड्यूलर के अंदर उसने उसे डिफाइन किया हुआ। टास्क शेड्यूलर क्या होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक फंक्शन सिस्टम को कहते हैं कि भाई परफॉर्म करना है, तो वो टास्क शेड्यूलर के अंदर परफॉर्म करता है, ठीक है। टास्क शेड्यूलर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर टास्क शेड्यूलर है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है, ठीक है, टास्क शेड्यूलर लाइब्रेरी, और ये RAC, ठीक है। RAC जो सा है ये रिलायबिलिटी मॉनिटर है आपका, ठीक है। RAC आपको क्या करके देता है, आपको ये आपका रैक टास्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और इसका स्टेटस रेडी नज़र आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट रिलायबिलिटी एनालिसिस टास्क प्रोसेसेस है, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्रिगर्स के अंदर आपके पास वन टाइम जो सा है ना, आफ्टर ट्रिगर अपीयर आफ्टर 1 आवर, ये इनेबल्ड नहीं होता, ठीक है। इसको यहाँ पर मेन विंडो के अंदर नॉट रेडी शो कराने के लिए आपको ये दोनों ट्रिगर्स डिसेबल करने पड़ेंगे। एनीवे, आपके पास ये ट्रिगर इनेबल नहीं होगा, आपने इसको राइट क्लिक करके इनेबल कर देना है, ठीक है। ये इनेबल का बार है, जब आप इसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। आपने इसको इनेबल करना है, उसके बगैर आपका रिलायबिलिटी मॉनिटर आपको रिपोर्ट नहीं देगा। अगर आपके पास विंडोज 7 है, ठीक है, जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके ऊपर रिलायबिलिटी मॉनिटर चल रहा होगा, ठीक है। अगर आपने अपनी विंडोज 7 के अंदर रिलायबिलिटी मॉनिटर की रिपोर्ट देखनी है, तो आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना रजिस्ट्री एंट्री चेंज करनी पड़ेगी, ना यहाँ पे आके ट्रिगर को इनेबल करना पड़ेगा। आपने ये ट्रिगर इनेबल कर दिया, ओके करेंगे, तो ये ट्रिगर आपका इनेबल हो जाएगा। और ट्रिगर इनेबल होने के बाद आप इसको राइट क्लिक करके रन का बटन दबाएंगे, ये रन हो जाएगा, और ये रन होने के बाद आपको रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। मैंने ये इस स्टेप को आपको आखिर में इसलिए बताया क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी रन किया हुआ था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको वेट करना पड़े, और फिर ये क्योंकि ये डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको बताता है कि आपको थोड़ी टाइम लेता है रिपोर्ट दिखाने में, ठीक है। और फिर आपने जब इसकी रिपोर्ट लेनी है, मॉनिटरिंग टूल को राइट क्लिक करें, व्यू सिस्टम रिलायबिलिटी। एक और तरीका इस रिपोर्ट को देखने का क्या है, स्टार्ट में जाएं, कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, perf /rel, ठीक है। ये आप अपने विंडोज 7 मशीन अगर आप में से किसी के पास है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। डेज अगर आप इसको वीक्स में देखना चाहते हो आप वीक्स में देख सकते हो, मगर आपको जिस तरह यहाँ से पता चल रहा है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही उसको इनेबल किया है, तो इस वजह से ये अभी आपको सिर्फ यही परफॉर्मेंस दिखाएगी, ठीक है। तो ये आपको रफली आइडिया दे देते हैं कि हाउ स्टेबल योर सिस्टम इज। एक और पॉइंट जो कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू पॉइंट है, ठीक है, क्विक पॉइंट है, कि अगर आपने मसलन एक काउंटर देखना है कि उस काउंटर ने क्या काम आपके साथ परफॉर्म करना है, तो आप ज़रा ऐड काउंटर में जाएं, ठीक है। जो मुझे दिखाना उस टाइम याद नहीं रहा, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि मसलन से मैं कहता हूँ मैंने वेब सर्विस का एक काउंटर पकड़ना है, एनोनिमस यूज़र्स पर सेकेंड, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, ठीक है। आपको ये नहीं पता चल रहा, समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या चीज़ है, आप शो डिस्क्रिप्शन पे करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन दिखा देगा कि ये काउंटर आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। बाइट्स टोटल पर सेकेंड्स, ठीक है, कि कितने बाइट्स आपके लिए सेंड कर रहा है या रिसीव, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से आपको पता चल जाएगा ये काउंटर आपके लिए क्या करता है। डिस्पाइट ऑफ कि आप ये पहले काउंटर चलाएं फिर थोड़े से गैस लगाएं, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए डिस्क्रिप्शन दी हुई है। कुछ ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन के साथ मुझे ऑब्जेक्शन है, मगर इसको अभी किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो एनीवे, दिस इज़ ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस मॉनिटर, ठीक है। हमने टास्क मैनेजर देखा, परफॉर्मेंस मॉनिटर देखा, ठीक है, रिलायबिलिटी मैनेजर देखा, और सिस्टम डायग्नोस्टिक का रिजल्ट्स देखे, सिस्टम डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स देखे, ठीक है। उसके बाद एक और टूल, ठीक है, प्रोसेस एक्सपी, मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं डाला हुआ, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, ठीक है। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। प्रोसेस एक्सप्लोरर कहलाता है ये, ठीक है। मैं इसका लिंक आपकी वेबसाइट पे रख दूंगा, ठीक है, अंडर यूजफुल लिंक, ठीक है, प्रोसेस एक्सप्लोरर, ठीक है। प्रोसेस एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, ये क्या करता है, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन डेप्थ दे देता है, ठीक है। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये जनाब आपको प्रोसेसेस दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। और मज़े की इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये आपको दिखा रहा है कि ये जो प्रोसेस है इसने आपके सिस्टम के साथ ये कारनामा शुरू किया हुआ, बाकी ये टास्क मैनेजर की तरह, ठीक है। एक जो टूल जो मैं एक्सीडेंटली फाइंड आउट किया वो ये है, ठीक है, लेट मी ब्रिंग इट अप, ठीक है। इसको मैं ले जाके मैं इसको अपने नोट पैड वाली ओपन विंडो पे रखता हूँ, ठीक है। लाइक ये मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको
इस पे कर दिया, ठीक है। तो वो मुझे जाके दिखाएगा कि यहाँ पे नोट पैड का जो प्रोसेस है वो कौन सा रन हो रहा है, ठीक है। इस वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, बट इट्स जस्ट एन एक्स्ट्रा स्टेप, ठीक है, कि आप उस प्रोसेस की फर्दर डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ने उस प्रोसेस को रन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास एंटीवायरस है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को एक्सप्लोर करना आपकी उसके ऊपर है, ठीक है। से अगर मैं यहाँ पे पावर शेल की विंडो ओपन कर देता हूँ और फिर मैं इस काउंटर को ले जाके पावर शेल पे रखता हूँ, तो ये मुझे दिखा दे पावर शेल ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। मैं इसको राइट क्लिक करके विंडो को किल कर सकता हूँ, सस्पेंड कर सकता हूँ, ठीक है। क्रिएट डंप कर सकता हूँ, किल प्रोसेस, डिलीट का बटन, किल द पावर शेल किल हो गया, ठीक है। ये वही काम है जो टास्क मैनेजर कर सकता है, ठीक हो गया। That is end of our network performance सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ठीक है, एंड एवेल्यूएशन, ठीक है, कि हमने अपने सिस्टम को परफॉर्मेंस कैसे एवेल्यूएट करनी है और उसको फिर एक स्पेसिफिक लेवल तक कैसे रखना है। उसमें हम बेस लाइनिंग भी कर सकते हैं और बहुत सारे काम देखे हमने रिसोर्स मॉनिटर देखा। कमांड्स याद रखना, रिसोर्स मॉनिटर को रेसमोन, RESMON, RESMON रिसोर्स मॉनिटर, ठीक है। फिर परफमोन, और अगर रिलायबिलिटी मॉनिटर का ग्राफ देखना है तो PERF परफॉर्मेंस मॉनिटर /RLE REL रिलायबिलिटी मॉनिटर, ठीक है। और क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटर से अगर रिपोर्ट्स देखनी है परफमोन, ठीक है, /रिपोर्ट, ठीक है, वो आपको रिपोर्ट्स दिखा देगा। और बाकी कुछ और कमांड्स हैं, आप लोग अगर बुक में चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इस बुक के लिए, और फिर हम अगले अगले एग्ज़ाम की तरफ जाएंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।